नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में पूना समझौता में कौन कौन से प्रावधान थे। तो जो पूना समझौता हुआ था ये आपको 1932 में हुआ था। और ये समझौता आपके गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। तो ये ऑप्शन गलत है। जो भारत को जो डोमिनियन स्थिति बनाए जाने की जो बात की गई थी, आपका जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो बी ऑप्शन भी गलत है। जो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, आपको 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो सी ऑप्शन भी गलत है। भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था और गांधी जी ने इसके विरोध में अनशन पर बैठ गए थे। और इसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसको आपके पुनः समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो डी ऑप्शन गलत, बिल्कुल ठीक है। जो पुनः समझौता हुआ था, इसमें ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और इसमें ये बात जोड़ी गई थी कि जो हरिजन होंगे इनको आपके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि इनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में इनको अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही है। और गांधी जी ने आरक्षण का जो जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था के लिए जो विरोध किया था, इसलिए किया था कि गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन दिया जाए तो जो हमारी जो एकता है उसके मार्ग में ये बाधा बन सकती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसे भारत में सत्ता ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंसिल को दी गई थी। तो जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी ये आपके ब्रिटिश काउंसिल को दी गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1833 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया था। और जो गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो 1835 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। प्रांतों को स्वायत्ता देने की बात की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और भारत परिषद का अंत की बात की गई थी। और जो 1947 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। तो जो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से आपके गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1861 के अधिनियम के माध्यम से ही आपके विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। जो 1892 या 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार आपको बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। और इसमें आपके अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें आपके बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के आपके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। और कंपनी के अधीन जितने भी पद धारण करने वाले लोग होंगे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी इन्होंने ये बातें इसमें ऐड की थी 1833 के एक्ट में। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्धांत के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस में ये स्वीकार किया गया था। तो जो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, जो आपके लिंग युद्धों के समय आया था, इसमें यह स्वीकार किया गया था कि भारत के लोगों के द्वारा संविधान को तैयार किया जाएगा। और इसको भारतीयों की जिम्मेदारी होगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कृषि प्रस्ताव आया था ये आपके 1942 में आया था। और जो कैबिनेट मिशन आया था ये आपके 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत आपकी संविधान सभा का गठन किया गया था। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें आपके सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। और इसमें आपके अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्ता की बात, केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था आपके 1773 में पारित किया गया था।
और इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपके कंपनी के कार्यों को कंट्रोल किया गया था। और इसमें आपके केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और इस अधिनियम के माध्यम से 1774 में आपके कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। जो 1793 का जो एक्ट आया था, इसमें आपके नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के जो वेतन भत्ते होंगे, इनके जो इसके जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होंगे, इनके जो वेतन भत्ते होंगे, ये सारे के सारा पैसा जो दिया जाएगा, ये आपके भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी 1700। ये बात आपके 1793 के एक्ट में जोड़ी गई थी। इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो जो 1786 के जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें आपके दोहरे द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, जिसमें आपकी कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, उसको समाप्त किया गया था। चीन और चाय के छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार समाप्त किए गए थे। और 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही ईसाई ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति भी मिल गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट की जो शुरुआत की गई थी, आपके 1784 में की गई थी। और इसे पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आपके द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया था? तो जो 1857 के जो महारानी विक्टोरिया जो घोषणा पत्र था, इसमें आपके रियासतों को हड़पने की जो नीति थी, उसको समाप्त कर दिए जाने की बात की गई थी। भारतीयों और यूरोपियों सभी प्रजा का समान व्यवहार किया जाएगा, जैसे भी इन्होंने ये बात भी ऐड की गई थी। और भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात भी की गई थी। लेकिन जो देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, इस घोषणा को इन्होंने पूरा नहीं किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्लोमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो जो मार्लोमेंटो सुधार आया था, आपको 1909 में आया था। और इस मार्लोमेंटो सुधार का एक ही उद्देश्य था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई जाए। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो पूर्ण स्वतंत्रता का जो संकल्प पारित किया गया था, ये आपके 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को पारित किया गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्लोमेंटो सुधार बिल किस साल पारित किया गया था? तो जो मार्लोमेंटो बिल आया था, ये आपके 1909 में आया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1905 में एक तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और इस स्वदेशी आंदोलन को आपके भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। या यूँ बोले कि भंग आंदोलन भी आपको 1905 में हुआ था। 1911 में आपके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। और 1911 में ही आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और 1920 में आपके एक तो असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1920 में ही आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो जो मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो लाया गया था, ये आपके जो मार्लोमेंटो सुधार आया था 1909 में, इसके माध्यम इन्होंने ये सुझाव लाया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो क्रिप्स मिशन आया था, ये आपके क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में हुई थी। और 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था, तो इसने ये बोला था कि युद्ध के बाद भारतीयों को भारत संघ की स्थापना की जाएगी। और भारत को आपके डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। और उसमें दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, लेकिन उस समय ये नहीं पता था ना कि दूसरा विश्व युद्ध कब होगा, कब समाप्त होगा। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें आपके अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था। और जो मान लो 1919 का जो
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसमें आपके एक तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, और सिखों के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो जो 1909 या जिसको आपके मार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसको आपके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी आपके 1784 में की गई थी, और इसमें 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके माध्यम से आपके द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और द्वैध शासन प्रणाली में जो एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था ये आपके राजनीतिक मामलों की देखभाल कर देखते थे, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था ये आपके व्यापारिक मामलों को देखते थे। और जो संघीय व्यवस्था के जो प्रावधान किया गया था, जो आपको 1935 का जो अधिनियम आया था, इसमें आपके संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और जो प्रांतीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, जो प्रांतों को जो स्वायत्ता दी गई थी आपको 1935 के अधिनियम में दी गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत आपके 1909 में, सॉरी 1919 में की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे आपके 1919 में आए थे, और इसमें आपके इसका जो सार था ये आपके प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और राज्यों को जो स्वायत्ता दी गई थी आपको 1935 एक्ट में दी गई थी, जो हिंदू मुस्लिम हेतु के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, तो मुसलमानों के लिए जो अलग व्यवस्था निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी आपको 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के माध्यम से की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो जो कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी आपकी 1946 में की गई थी, और इसमें आपके 3 मंत्री शामिल थे। इसमें आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी इसमें शामिल थे, सर स्टोपोर्ट क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, और एवी अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे, लेकिन लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो कैबिनेट मिशन योजना की आई थी आपकी 1946 में आई थी, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपके संविधान सभा का गठन किया गया था, और इसमें आपके प्रांतीय समूहीकरण की बात थी की गई थी, और भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था, और संविधान निर्माण का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन इसमें पाकिस्तान की योजना को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, तो इसमें पाकिस्तान को कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो जब भारत जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी तक जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक जो भारत का जो शासन चलाया जाएगा ये आपके 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसके अनुसार चलाया जाएगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है। तो जो भारत को जो आज़ादी मिली थी आपकी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी, और जो भारत को जो सत्ता सौंपी गई थी आपके माउंटबेटन योजना के तहत सौंपी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डुरंट रेखा आई आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, और जो मार्लो मिंटो योजना आई थी आपकी 1909 में आई थी, इसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जो बेबेल योजना आई थी आपकी 1945 में आई थी, और ये बेबेल योजना आपके शिमला में बनी थी। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए ऑप्शन के सामने दे रखा मार्लोमेंटो सुधार के सामने दे रखा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1900 जो मार्लोमेंटो सुधार आया था आपको 1909 में आया था, और इसमें 1909 के मार्लोमेंटो सुधार में आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें स्वशासन को औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी,
और जो कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था, और इस कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये भी सही सुमेलित है। साइमन कमीशन के सामने भारत विभाजन दिया गया, जो कि गलत दिया गया है। जो साइमन कमीशन आया था आपको 1928 में आया था, और भारत विभाजन हुआ था ये आपको 1947 में हुआ था। और भारत का जो विभाजन हुआ था ये आपके माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन किया गया था ये आपके 1945 में किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, या यूँ बोले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1934 में आपके एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, और 1947 में आपको भारत को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से आपके अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ये आपके अगस्त प्रस्ताव आया था आपके 1940 में आया था, और ये अगस्त प्रस्ताव आपके लॉर्ड लिथगो के समय आया था। जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था ये आपके 1946 में आया था। और जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें पहली बार आपके महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, और प्रांतों में आपके द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? तो जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में आपके द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें इसको आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसमें आपके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें आप इसको आपके पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसमें पहली बार आपके पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, बजट पर मत देने का अधिकार भी मिल गया था, और प्रांतीय विधानसभा की संख्या को बढ़ा दिया गया था, या उसमें वृद्धि कर दी गई थी। जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें पहली बार आपके अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था, और कार्यकारिणी प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गए थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब लाया गया था? तो जो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1909 में आपके एक तो पार्लियामेंट्री सुधार आया था, और 1909 में ही आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। और 1909 में ही आपके कर्जन वायली की हत्या की गई थी, और एक कर्जन वायली की जो हत्या की थी आपके मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। और मदन लाल ढींगरा आपके भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे। और जो कर्जन वायली थे ये आपके अंग्रेज अधिकारी थे, और इनकी हत्या आपके मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1919 में की गई थी। और ये आपके अंग्रेज वहाँ पे लंदन में गोली मारी गई थी इनको। 1919 में आपके एक तो रोलर एक्ट आया था, और 1919 में ही आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे। और 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और 1919 के अंत में आपके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी सुनाई दी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत प्रांतों को जो सहायता देने के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अधिनियम पारित किया था, ये आपको 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें आपके बजट पर चर्चा करने का अधिकार, बजट पर चर्चा करने की बातें की गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें पहली बार आपके जो जो सिविल सर्विस के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हो, इसकी शुरुआत आपकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 1853 से हुई थी। 1853 के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी सिविल सेवा के लिए। और जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसमें आपको भारत को आज़ादी मिली थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था,
इस अधिनियम के माध्यम से आपके भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मार्लोमेंटो सुधार आया था आपको 1909 में आया था, और इसमें आपके बजट पर मत देने का अधिकार मिल गया था। और जो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था, इसमें आपके गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और आपके वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर भी मिल गई थी। जो 1909 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। महिलाओं के लिए पहली बार वोट देने का अधिकार मिल गया था, और केंद्र में आपके द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो जो 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें आपकी कंपनी का शासन को समाप्त किया गया था। मुगल सम्राट का जो पद था उसको भी समाप्त किया गया था। और जो 1784 में जो द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई थी, इसको भी आपके समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे किसे दी गई थी। तो जो 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी, ये आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो संघीय विधानमंडल, तो इनको आपके संघीय सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। जो प्रांतीय विधानमंडल थे, इनको प्रांतीय सूची पर विषय कानून बनाने की प्रांतीय सूची पर विषय पर कानून बनाने की पावर दी गई थी। जैसे आपकी पुलिस हो गई, शिक्षा हो गई, प्रांतीय लोक सेवा हो गई। और संघीय विषय में आपके जैसे विदेश कार्य हो गए, मुद्रा हो गई, सेना हो गई, तो इनको आप इस पे जो कानून बनाने का जो काम था, ये आपके संघीय विधानमंडल का था। और जैसे पुलिस, शिक्षा, प्रांतीय लोक सेवा जो है, इस पे कानून बनाने का अधिकार आपके प्रांतीय विधानमंडल को दिया गया था। और जो जो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची थी, इसके अंतर्गत जो नई सूची नहीं आती थी, आपके अवशिष्ट सूचियों के अंदर जाती थी, और अवशिष्ट शक्ति आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिट्स इंडिया एक्ट है आपका 1784 में आया था, इसमें आपके द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जिसको 1858 में समाप्त किया गया था। और ये द्वैध शासन आपके एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, और दूसरा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, ये आपके व्यापारिक मामलों की देखभाल करते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे, ये आपके राजनीतिक मामलों को देखते थे। और जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें ये बोला गया था कि जो शिक्षा के ऊपर हर साल आपके 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और जो ईसाई मिशनरी थी, इनको भारत में आने की इजाज़त दी गई थी। और जो कंपनी का जो व्यापार करने का जो एक अधिकार था, इसको भी समाप्त किया गया था, चीन और चाय को छोड़ के। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम, जिसे 1947 में भारत पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश विभाजित किए गए थे। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, ये आपके यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक अधिनियम लाया गया था। और इसके माध्यम से आपके 1947 भारत और पाकिस्तान को दो नए स्वतंत्र उपनिवेश विभाजित किए गए थे। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिट्स इंडिया अधिनियम आया था, ये आपके 1784 में आया था। रोलट एक्ट जो आया था, ये आपके 1919 में आया था। और भारत सरकार अधिनियम जो आया था, ये आपके 1935 में आया था। और जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसको आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में, इसमें आपके इस अधिनियम के माध्यम से आपके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके माध्यम से आपके प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। और जो 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार है, इसमें आपके सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के लिए। और जो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके माध्यम से आपके सती प्रथा का उन्मूलन
किया गया था। और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम, जिसमें आपके ब्रिटिश शासन की शक्ति इसमें आपके ब्रिटिश शासन की शक्ति आई थी, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डैश डैश ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो जो 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था, ये आपके ब्रिटिश कंपनी और वाणिज्यिक कार्यों तथा राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1818 में आपके भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। और 1792 में आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, आपके जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति आपके श्रीरंगपट्टनम संधि के माध्यम से हुई थी। और ये संधि आपके 1792 में हुई थी। और 1802 में आपके बेसिन की संधि हुई थी। और ये बेसिन की संधि जो हुई थी, ये आपके मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पहला सवाल कह रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था कि जो भारतीय संविधान जो होगा, इसको निर्माण आपके भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। और ये आपके स्वाधीनता सेनानी थे और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। जो बाल गंगाधर तिलक, ये आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। और संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी, आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग आपके 1895 में की थी। और 1920 में जिस साल आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, उस साल आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में आपके मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि संविधान भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो एम एन राय थे, ये आपके कम्युनिस्टवादी प्रसिद्ध नेता थे। और 1934 में इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए थे। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपको उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और यह अधिवेशन आपके बनारस में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का जो विचार जो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था, ये आपके एम एन राय के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और एम एन राय ने 1934 में आपके ये संविधान सभा की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने आपकी नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। और मोतीलाल नेहरू ने जो ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, आपके 1928 में तैयार की थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया था, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रदान किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और महात्मा गांधी थे आपके, इनका जन्म आपके गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। और 1948 में नाथूराम गोड्से के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और 1915 में गांधी जी भारत आए थे। और गांधी जी का सबसे पहला जो भारत में आंदोलन हुआ था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो एम एन रॉय थे, ये आपके कम्युनिस्टवादी नेता थे। और 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी औपचारिक रूप से। और मोतीलाल नेहरू जो थे आपके, उन्होंने संविधान सभा की जो मांग की थी, आपको 1924 में की थी। और मोतीलाल नेहरू आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता भी थे और प्रसिद्ध वकील थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।
और 1928 में आपके एक तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था, और 1928 में आपका साइमन कमीशन भी का भी भारत में आगमन हुआ था। और 1931 में एक तो आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, और दूसरा आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये भी आपको 1931 में हुआ था। और 1931 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कराची में हुआ था, और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन में आपके मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। 1942 में एक तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1942 में आपका कृषि प्रस्ताव भी आया था। तो इस बेस जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा की जो मांग की थी ये आपके भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुभाष चंद्र बोस थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध सिविल सेवक थे। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और दूसरी बार 1939 का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। जो वल्लभ भाई पटेल थे आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और भारतीय राज्यों का जो एकीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। देशी रियासतों को मिलाने का काम इन्होंने जोर शोर से किया था। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो जो क्रिप्स योजना आई थी आपको 1942 में आई थी, और इसमें यह स्वीकार किया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन ये जो ये गठन होगा ये आपका जब दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा उसके बाद इसका गठन किया जाएगा। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेबल योजना आई थी आपकी 1945 में आई थी, और जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी आपकी 1946 में आई थी। और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। जो माउंटबेटन योजना आई थी इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी, और ये माउंटबेटन योजना आपके 1947 में आई थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग जो सबसे पहले की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और ये मांग आपके 1895 में की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे या भारत के पहले कानून मंत्री थे, और जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर ने आपके जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इन्होंने आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत के संविधान सभा का जो गठित करने का जो आधार था ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव रखा था ये आपको 1935-36 में रखा था। और जो भारत को जो डोमिनियन स्टेटस दर्जा के देने की जो बात की गई थी आपकी 1942 में की गई थी। और 1947 में आपको भारत को आज़ादी मिली थी और भारत का विभाजन भी हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारत की संविधान सभा है इसका जो गठन किया गया था ये आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था या साइमन कमीशन जो आया था ये आपको 1928 में आया था। माउंटबेटन योजना जो आई थी आपकी 1947 में आई थी। और क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था आपके 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो आए थे आपके 1946 में आया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो जो 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये आपके फैजपुर में हुआ था। और इस फैजपुर अधिवेशन में आपके संविधान सभा की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो कानपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस कानपुर में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सबसे प्रसिद्ध अधिवेशन आपके 1925 में हुआ था। और इस 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जो मुंबई है भारत का, जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है आपके मुंबई में हुआ था। और मुंबई वर्तमान में आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई में आपके नाबार्ड का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय भी आपका मुंबई में है। और भारत की वित्तीय राजधानी भी आपके मुंबई को कहा जाता है। जो लाहौर है ये आपके यहाँ पे कांग्रेस का जो सबसे प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था ये आपके 1929 का अधिवेशन हुआ था। और 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस लाहौर अधिवेशन में आपके पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को पारित किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे ये आपके 389 सदस्य थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो जो भारतीय जो प्रस्तावित मूल संविधान में जो कुल सदस्यों का जो विभाजन था, इसमें आपके ब्रिटिश प्रांतों के लिए तो 292 सीटें दी गई थी। और देशी रियासतों के लिए 93 सीटें दी गई थी। अब मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 सीटें दी गई थी। तो इस तरह से इसका विभाजन किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि तो निर्वाचित होकर आए थे। तो संविधान सभा के जो प्रांतों से जो प्रांतों के लिए जो सीटें दी गई थी आपके 292 सीटें दी गई थी। और 292 सीटों पर जो निर्वाचन हुआ था, इसमें जो कांग्रेस को जो प्रतिनिधित्व जो जीत के आए थे, ये आपके 208 सदस्य जीत के आए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है। तो जब पुनर्गठन के बाद जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1947 में, इसमें जो इनके सदस्यों की जो संख्या थी घटकर आपके 299 रह गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में जो देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधित्व की संख्या दी गई थी आपके 70 प्रतिनिधि थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो पुनर्गठन के बाद जो संविधान सभा में जो विभिन्न प्रांतों के लिए जो सीटें दी गई थी आपके 229 सीटें दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी आपकी 1946 में आई थी। और इसके तहत एक सीट के पीछे आप 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट डिसाइड की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किन के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनका जो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन किया गया था ये आपके प्रांतों की विधानसभा से किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे। तो संविधान सभा में जो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व थे ये आपके संयुक्त प्रांत से थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बंगाल है ये आपका भारत का एक तटीय राज्य है। और बंगाल की राजधानी है आपकी कलकत्ता है। और जो चेन्नई है आपके तमिलनाडु की राजधानी है। और मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की वित्तीय राजधानी है। नाबार्ड का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय है, यहीं पे स्थित है। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जो संविधान सभा में आपके जूनागढ़ के रियासत ने भी संविधान सभा में भाग लिया था। कश्मीर के देशी रियासत ने भी संविधान सभा में भाग लिया था। मैसूर के रियासत में भाग लिया था। लेकिन हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
और जो ज़्यादातर रियासत थी उसमें 1947 में भारत में विलय हो गया था। लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद जो रियासतें थी काफ़ी विवादित रही थी। जूनागढ़ में को आपके जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था, और कश्मीर में आपके विलय पत्र के माध्यम से इसको भारत में मिलाया गया था, जबकि हैदराबाद में आपके पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको भारत में शामिल किया गया था। और इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैसूर है ये आपके कर्नाटक में स्थित है, और ये आपके टीपू सुल्तान और हैदर अली की कर्म भूमि रही है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था ये आपके पश्चिम बंगाल से हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का इसलिए बहिष्कार बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, जो कांग्रेस नहीं देना चाहती थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये आपके जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री सभा से है। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता सभा है ये आपके प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने गए लोग थे, और इनके द्वारा ये संविधान सभा बनी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो जो भारत की जो संविधान सभा है या भारत की संविधान है, इसको आपके भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ध्यान रखना कि संविधान सभा को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था, ना कि आपके भारतीय संसद ने। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे आपके 1946 में हुए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1945 में आपके दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, और 1945 में आपके जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और 1945 में आपके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए थे, और 1945 में आपकी बेबल योजना भी आई थी। 1947 में आपके भारत को आज़ादी मिली थी, और 1948 में आपके महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और 1948 में हैदराबाद में आपके पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और यह अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मुंबई है आपके महाराष्ट्र में स्थित है, और ये आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता जो है आपको 1912 से पहले भारत की राजधानी रही थी, और वर्तमान में आपकी ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और लाहौर में आपके कांग्रेस का जो सबसे फेमस अधिवेशन हुआ था ये आपके 1929 वाला अधिवेशन था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, और सी राजगोपालचारी जो थे ये आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये आपके 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था। इस वजह से जो
सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे और आपके भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। और ये आपके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके भीमराव अंबेडकर थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे, ध्यान रखना। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। जो के एम मुंशी थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और के एम मुंशी आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे आपके भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बी एन राव थे ये आपके सिविल सेवक थे और बी एन राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को आपके स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो के एम मुंशी थे ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे और ये आपके अंतरिम गवर्नमेंट के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर आपके कानून मंत्री थे। जिस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये आपके वेनेगल नरसिंह राव थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शरद शरद चंद्र बोस थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे। रफ़ी अहमद किदवई भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। के एम मुंशी भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे और प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे ये आपके भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। जो एस राधाकृष्णन थे ये भारत के पहले सभापति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जो के एम मुंशी थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। टी टी कृष्णाचार्य भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन एच एच वेग जो है ये आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियों का नियुक्त की गई थी? तो संविधान सभा में आपके विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने आपके 13 कमेटियों का गठन किया था या 13 कमेटियां नियुक्त की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी आपके 29 अगस्त 1947 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये आपके अंतरिम जो सरकार थी इसमें संचालन समिति के अध्यक्ष थे, आपके राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके संघीय संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे और 1950 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्षता आपके पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी और ये अधिवेशन आपके नासिक में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 में किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं था? तो जो संविधान सभा जो ये संविधान सभा की जो ये प्रारूपण समिति थी इसमें 7 सदस्य थे और ये आप सातों नाम है इसको याद कर लेना क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं कि इस समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो इसके जो जो गोपाल स्वामी आयंगर थे ये भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे और अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर भी इसके सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इसमें ध्यान रखना कि 7 सदस्य थे। एक पहला नाम आपका भीमराव अंबेडकर जो इसका अध्यक्ष थे, फिर आपके गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधवराव, डीपी केतान और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो ये 7 नाम ध्यान रख लेना, इसमें से एक नाम और डाल देगा और ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो के एम मुंशी भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला सादुल्ला जो थे ये भी आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और फिर एक बार फिर बता देता हूँ सातों के नाम। भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अलादि कृष्ण अलादि कृष्ण स्वामी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, एन माधव राव इसके सदस्य थे, डीपी खेतान भी इसके सदस्य थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। तो ध्यान रखना 7 नाम बहुत बार पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे और आपके संविधान सभा के वास्तविक शिल्पकार थे या मुख्य वास्तुकार थे। और जो बी एन राव थे ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे और बी एन राव आपके सिविल सेवक थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते थे आपके सहमति से और योजना से लिए जाते थे, समायोजना से लिए जाते थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये आपके भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और जो आचार्य जे बी कृपलानी थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, किसान मजदूर पार्टी के संस्थापक थे और ये आपके जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये आपके प्रांतीय संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक की जो कमेटी थी इसका अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये आपके संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय संसद ये आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान
देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया था, ये आपके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन योजना आई थी, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे, ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो के एम मुंशी थे, ये आपके संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी, इसके ये सदस्य थे और आपके संविधान सभा के सदस्य थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो का प्रारूप को जो स्वीकार किया गया था, ये आपके 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत की संविधान सभा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया था? तो जो संविधान सभा का जो अंतिम रूप से पारित किया गया था, ये आपके 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान को लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को इसको अंतिम रूप से पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से आखिरी बार जो मिली थी आपकी 24 जनवरी 1950 को मिली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो हमारे मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का जो समय लगा था, ये आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो जिस जिस संविधान सभा का जो भारत के संविधान का जो अधिनियमन किया गया था, उसके जो सदस्य थे आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा नामित सदस्य थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की रचना के लिए जो सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था, ये आपके स्वराज्य पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपको 1923 में प्रयागराज में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी।
और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1942 में आपके कृषि प्रस्ताव भी आया था। जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना आपके 1885 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1946 में आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन भी आया था। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम दिन की जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा या सॉरी डी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और ये आपके संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और संघीय समिति के अध्यक्ष थे, और संघीय प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा का किस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, इसमें आपके उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 1946 में आपके जो प्रांतीय सभा के जो सदस्य थे, इनके द्वारा आपके संविधान सभा चुनी गई थी। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो बी ऑप्शन गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो सी ऑप्शन भी गलत है। जो भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और ये 9 दिसंबर 1946 का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके दिल्ली में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो भारत का संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, ये आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान के निर्माता के रूप में जो जाने जाते हैं आपके भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसके कार्यकारिणी परिषद के ये उपाध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और जो बी एन राव थे, ये आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और महात्मा गांधी जो थे आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध समाज सेवी थे। और गांधी जी का जो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह हुआ था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी का जो सबसे फेमस जो सत्याग्रह था, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो जो संविधान सभा के जो पांडुलिखन बोले या प्रारूप समिति बोले बातें की है, तो जो संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष नहीं थे, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और मोहम्मद सादुल्ला जो थे, ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। ए के अय्यर भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, और के एम मुंशी भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था, ये आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1952 में भारत का पहला चुनाव हुआ था, और 1949 में आपके संविधान सभा को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, या अडोप्ट किया गया था, या पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सॉरी ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि, तो 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि 1930 में जो रावी नदी के किनारे भारतीय ध्वज को फहराया गया था, और उस समय यह संकल्प लिया गया था कि हम हर साल
26 जनवरी को आज़ादी के दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी। इस वजह से हमें जो ये 26 जनवरी को जो ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए इसको संविधान को लागू 26 जनवरी को किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि कांग्रेस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपको 1942 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें इसी आंदोलन में गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका एक जनव्यापी आंदोलन था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान में जो महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी ये आपके 15 थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके संघ शक्ति कमेटी के अध्यक्ष थे, स्वाधीनता सेनानी थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जो एस पी जो मुखर्जी थे ये आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, और पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना जो राष्ट्रीय चिन्ह तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे, लेकिन जो आपके जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था आपके 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति भी की गई थी। तो 24 जनवरी को तीन काम हुए थे। एक तो आपके राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई थी। और चौबीस दो दिन बाद आपके 26 जनवरी को आपके राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1959 में आपके पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी भारत में सबसे पहले। और भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की जो शुरुआत की गई थी आपके राजस्थान के नागौर से की गई थी। और 1952 में आपके लोकसभा और विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने आपके राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। तो बी ऑप्शन गलत है। जो संविधान सभा ने जो भारत की जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता की जो पुष्टि की थी आपके 1947 में नहीं बल्कि 1949 में की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन भी गलत है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था, ना कि आपके 1948 में। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ए ऑप्शन दिया गया ये आपका सही आंसर दिया गया है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो जो अम्मू स्वामीनाथन थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और इनका निर्वाचन आपके मद्रास से निर्वाचित हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा जोन राम मेहता थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और इनका निर्वाचन आपके मुंबई से इनका निर्वाचन हुआ था। जो कमला चौधरी थी आपके संविधान सभा के सदस्य थी, और इनका जो निर्वाचन हुआ था ये आपके संयुक्त प्रांत से इनका निर्वाचन हुआ था। जो बेगम एजाज रसूल थी आपके इनका जो निर्वाचन हुआ था ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और इनका निर्वाचन आपके संयुक्त प्रांत से मुस्लिम से हुआ था। या यूँ बोले कि जो एजाज मुस्लिम रसूल थे ये आपके मुस्लिम थे, और इनका निर्वाचन आपके संयुक्त प्रांत से हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जीवी मालंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो गणेश वासुदेव मालंकर थे ये आपके संविधान सभा के प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गणेश वासुदेव मालंकर ही आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो पूछ सकते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालंकर थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज
से संबंधित जो तदर्थ समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो संबंधित सलाहकार समिति थी, इसका अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।